हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज मैं एमएससी फाइनल बॉटनी के स्टूडेंट्स को उनके पेपर 10th में शामिल बायो इन्फॉर्मेटिक्स टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स है क्या? देखिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज़ द साइंस concerned with the development of application of computer hardware and software to the acquisition, storage, analysis and visualization of biological information। अर्थात बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस की वह शाखा है जिसमें कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को एक्विजिशन और डेटा स्टोरेज, उसकी एनालिसिस, उसके विजुअलाइजेशन इत्यादि के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके 3 चीफ कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एल्गोरिथम्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर असेसिंग द रिलेशनशिप अमंग लार्ज सेट्स ऑफ बायोलॉजिकल डेटा, दैट इज़ डीएनए सीक्वेंस डेटा। अर्थात बायो इन्फॉर्मेटिक्स को लार्ज बायोलॉजिकल डेटा जैसे कि डीएनए सीक्वेंसिंग इत्यादि को असेस करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इन टूल्स को इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल डेटा के लिए भी यूज़ किया जाता है। और इसमें वो भी इंफॉर्मेशन शामिल है जिसमें कि अमीनो एसिड सीक्वेंसेस या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हम मालूम करने की कोशिश करते हैं। थर्ड कंपोनेंट है डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस फॉर एन एफिशिएंट स्टोरेज, एक्सेस एंड मैनेजमेंट ऑफ द लार्ज बॉडी ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अर्थात बायो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा हम एक ऐसा डेटाबेस तैयार करते हैं और जिससे कि बहुत प्रकार के बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस हम स्टोर कर सकें, एफिशिएंटली उसको यूज़ करें, उसको एक्सेस कर सकें और उसको मैनेज कर सकें। तो ये जो हैं बेसिक 3 कंपोनेंट्स हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के। द टर्म बायो इन्फॉर्मेशन इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन, जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट भी हो रहा है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेवलप्ड इन अ वेक ऑफ जनरेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। बायो इन्फॉर्मेटिक्स को न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड प्रोटीन सीक्वेंस या प्रोटीन की अमीनो एसिड सीक्वेंस को ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से डेवलप किया गया। इन 1962 ज़करकैंडल एंड पॉलिंग प्रपोज दैट अमीनो एसिड सीक्वेंसेस ऑफ प्रोटीन्स में बी यूज टू स्टडी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। इन साइंटिस्ट ने बताया कि प्रोटीन सीक्वेंसेस को इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए भी काम में लिया जा सकता है। दिस प्रपोजल वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट अमीनो एसिड सीक्वेंसेस ऑफ होमोलोगस प्रोटीन्स, दैट इज प्रोटीन्स हैविंग सिमिलर फंक्शंस, वर सिमिलर। अर्थात सिमिलर प्रोटीन्स सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इस आधार पर हम इवोल्यूशनरी ट्रेंड को स्टडी कर सकते हैं। This initiated a new field of study called molecular evolution. Subsequent researches have permitted inferences about evolutionary relationship from comparative analysis of amino acid sequences of functionally related proteins. कुछ साइंटिस्ट ने इन निष्कर्षों को अमीनो एसिड सीक्वेंसेस और उनके फंक्शनल रिलेटेड प्रोटीन्स को स्टडी करके और कुछ निष्कर्ष निकालने के लिए काम में लिया। These analysis became possible due to development of quantitative methods of sequence comparisons। और ये सब स्टडी इसीलिए पॉसिबल हो सकी क्योंकि इन सीक्वेंसेस की क्वांटिटेटिव स्टडी की जा सकती थी। अब देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। हिस्ट्री में देखिए, the first comprehensive collection of amino acid sequences
was compiled in the Atlas of Protein Sequence and Structure by National Biomedical Research Foundation। तो नेशनल बायोलॉजिकल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा सबसे पहली इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई जो कि अमीनो एसिड सीक्वेंसेस के बारे में थी और उसका कंपाइलेशन था। और जिस बुक में इन्होंने इसको कलेक्ट किया उसका नाम था एटलस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसेस एंड स्टोरेज। दिस कलेक्शन वाज एडिटेड बाय मार्गरेट ओ डेहॉफ फ्रॉम 1965 to 1978। डेहॉफ एंड co-workers also made notable contributions to the comparison of amino acid sequences by development computer software for detecting distantly related sequences inferring evolutionary relationship। इन साइंटिस्ट के द्वारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए काम में लिया गया। The European Molecular Biology Laboratory (EMBL) established in their data library in 1980 to collect, organize and distribute nucleotide sequence data and related information। तो ये जो लेबोरेटरी थी इसने 1980 में अपना काम चालू किया और ये सारे डेटा कलेक्ट करने चालू किए और जो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको कलेक्ट करना चालू किया। दिस फंक्शन इज़ नाउ परफॉर्म्ड बाय यूरोपियन बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। अब ये फंक्शन जो है वो EBI द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ड्यूरिंग अर्ली 1980s द नेशनल सेंटर ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंफॉर्मेशन NCBI was established in USA। NCBI served as primary information data bank and provider of information। तो ये जो NCBI थी ये एक प्राइमरी डेटा बैंक इसने बनाया और ये इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने वाली कंपनी बन गई। समटाइम लेटर DNA डेटा बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड बाय जापान। कुछ समय बाद जापान ने भी इसी तरह का DNA डेटा बैंक एस्टेब्लिश किया। नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन एस्टेब्लिश्ड द प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स। PIR ने प्रोटीन के बारे में डेटा इकट्ठा करना चालू किया। PIR हेल्प्स रिसर्चर्स इन द आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। ये रिसर्चर्स को प्रोटीन सीक्वेंस के बारे में कुछ जानकारी जो भी इनके पास होती है वो प्रोवाइड करवाते हैं। ऑल दिस डेटा बैंक्स ऑपरेट इन क्लोज कोलैबोरेशन एंड रेगुलरली एक्सचेंज डेटा। The data bank serve as an important resource to all researchers interested in the biological phenomena, particularly molecular aspect of biological sciences। ये सारे जो डेटा बैंक हैं ये इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज को रिसर्चर्स तक पहुंचाते हैं और मुख्य रूप से मॉलिक्यूलर जो एस्पेक्ट्स है वो उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। मैनेजमेंट एंड Analysis of rapidly accumulating sequence data required new computer software and statistical methods। तो इन सब कामों के लिए नया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और स्टैटिस्टिकल मेथड्स की आवश्यकता थी। दिस अट्रैक्टेड साइंटिस्ट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स टू द फास्ट इमर्जिंग फील्ड ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। एज अ रिजल्ट अ वैरायटी ऑफ मेथड ऑफ टूल्स हैव बीन डेवलप्ड दैट ग्रेटली फैसिलिटेट मैनेजमेंट, utilization and dissemination of biological information। This is one of the major advantages of bioinformatics। Now the sequence and nomenclature। One of the greatest challenges of bioinformatics is the presentation of enormous data in efficient and easily understandable format। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक ईजी लैंग्वेज में और अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में प्रस्तुत करें। द न्यूक्लियोटाइड एंड अमीनो एसिड सीक्वेंस आर इजीली रिड्यूस टू डिजिटल डेटा बाय यूजिंग सिंगल लेटर कोड्स। तो अमीनो एसिड सीक्वेंसेस एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को एक डिजिटल डेटा की फॉर्म में इन्होंने डेवलप कर लिया और इनके लिए एक सिंगल लेटर कोड्स भी डेवलप कर लिया। The nomenclature system adopted in bioinformatics is based on the recommendations of the International
Union of Pure and Applied Chemistry IUPAC. This facilitates the understanding and utilization of data generated by diverse research groups. तो ये IUPAC के रूल्स के अकॉर्डिंग इस तरह के रिकमेंडेशन डेवलप किए गए. Now the DNA sequences. The symbol is used to represent DNA sequence data are summarized in table, and the 4 bases are denoted by single letters जैसे A for adenine, C for cytosine, G for guanine and T for thymine. But often sequence data contain ambiguities also, and in that it is not clear as to which of the 4 bases is present at several positions. तो कुछ एम्बिग्विटी भी रहती है, अर्थात कन्फ्यूजन भी रहता है कि कौन कौन सी बेसिस किस स्थान पर प्रेजेंट हैं. फॉर एग्जाम्पल द सीक्वेंस डेटा मे बी इंडिकेट दैट द बेस प्रेजेंट एट द स्पेसिफिक पोजिशन मे बी आइदर जी और ए. इट इज़ अ प्योरिन. द situation is denoted by R derived by purine. Similarly, if a position may have either C or T, that is pyrimidine, it is depicted by PY derived from pyrimidine. Similarly, single letter codes have been developed to denote other situations also. The ambiguities in DNA sequences are resolved by repeating sequencing of the concerned DNA segment. The base sequence of the two complementary strands of a DNA molecule are represented using the same symbols. Even those positions that exhibit ambiguity can be represented by this system or of symbols. तो इस एम्बिग्यूटी को इस कुछ रिजॉल्व भी कर लिया गया, क्योंकि हर बार जिस पोजीशन पर जो बेस है उसको बार बार उसको रिपीट करके लिखना होता है. In database, the base sequence of only one strand is listed. This sequence runs from 5' to 3' direction. That is 5' end is at the left extreme and the 3' end is the right extreme of the sequence. The base sequence of complementary strand is easily derived either manually or by using appropriate software package. In RNA case, the symbol U for uracil occurs as in place of T. तो इस तरह से बायोइन्फॉर्मेटिक्स की इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है. अमीनो एसिड सीक्वेंसेस ऑफ प्रोटीन्स. द अमीनो एसिड वर कन्वीनियंटली रिप्रेजेंटेड बाय 3 letters, एला फॉर एलेनिन, VAL फॉर वैलिन एंड इसी तरह से. बट इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स दे आर डिनोटेड बाय सिंगल लेटर्स जैसे A फॉर एलेनिन, C for cytosine, D for aspartic acid, इस तरह से. बट सम पोजिशन इन प्रोटीन सीक्वेंस हैव एम्बिग्यूटीज. प्रोटीन में भी कुछ पोजिशन पर एम्बिग्यूटीज अर्थात कन्फ्यूजन्स होते हैं. दिस सिचुएशन इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ DNA सीक्वेंसेस. जिस तरह से DNA सीक्वेंसेस में एम्बिग्यूटीज होती हैं, प्रोटीन सीक्वेंसेस में भी होती हैं. द प्रोटीन सिंथेसिस बिगिन एट द N terminus एंड प्रोसीड टू द C terminus. ये आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर ध्यान होना चाहिए. प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड सीक्वेंसेस से मिलके बना होता है और एक अमीनो एसिड में एक कार्बोक्सिल एंड होता है जिसको कि C टर्मिनस कहते हैं और एक अमीनो एंड होता है जिसको N टर्मिनस कहते हैं. द अमीनो एसिड सीक्वेंसेस इन डेटाबेस आर लिस्टेड फ्रॉम N टर्मिनस एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द सीक्वेंस टू द C टर्मिनस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड. जिस तरह से DNA को 5' से 3' डायरेक्शन में लिखते हैं, इसी तरह अमीनो एसिड्स को N टर्मिनस से C टर्मिनस की डायरेक्शन में लिखा जाता है. टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस. द डेटाबेस ऑन DNA सीक्वेंस कंटेन अ वैरायटी ऑफ सीक्वेंस टाइप्स. अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस इज सीक्वेंस इन द बिलो. जैसे कि DNA सीक्वेंस है, cDNA मॉलिक्यूल्स is obtained by reverse transcription of an RNA molecule. The cDNA sequence therefore represents that part of the genome is that transcribed into RNA. If the cDNA is obtained from mRNA, it will represent only the exon sequence of the genes expressed in the concerned cell, tissue or organism. Genomic DNA sequence. These sequences represent the complete genome of an organism, irrespective of whether it is expressed or not.
When the genome sequence is complete, it will contain the sequence of the entire genome of the organism. जीनोमिक डीएनए सीक्वेंसेस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि वो एक्चुअल में होती हैं। इसमें ये ध्यान में नहीं रखा जाता कि ये एक्सप्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, genomes consist of usually a single chromosome, while in case of eukaryotes, it relates to the nuclear DNA. Expressed sequence tag EST sequences. These sequences are obtained by sequencing only a part of cDNA molecule produced using mRNA. These sequences are dubbed to tags because they can be used as probes for the isolation of concerned genes from the genome's DNA. This approach was used by J. Craig Venter and his group for obtaining the sequence of expressed portion of human genome. The EST technique generated enormous sequence data that permitted the construction of a preliminary transcript map to the human genome. Millions of EST sequences have been compiled in the EST database. DBEST. One of the problems of the EST is the duplication. Long genomes may have represented by 2 or more ESTs. For example, a major database has over 1300 ESTs for a single gene. This is because EST has to be sufficiently short to represent a single exon or its part, and long genomes may have many exons. The genome sequence tag GST sequence were developed for identifying the genes of Plasmodium falciparum. It was observed that enzyme mung bean has nuclease cuts P. Plasmodium falciparum genome DNA between genes. GSTs are developed by sequencing the DNA fragments on either side of the points of cuts generated by mRNAs. Organellar DNA sequence is the DNA found in mitochondria and chloroplast. The sequence of the data are compiled in database. So, thank you.